नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके साथ उपलब्ध हूँ उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर। बिल्कुल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का काम चल रहा है। तो जितने भी मेरे साथी है जो मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, ज्यादा से ज्यादा आप लाइव आइए। और आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 4 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, देखिएगा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 4 में किस तरह के क्वेश्चन में लेकर आपके सामने आया हूं। तो जुड़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास अध्ययन की सर्वाधिक उत्तम विधि क्या हो सकती है? एक बच्चे की अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए सबसे उत्तम विधि या सबसे उच्च कोटि की विधि कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन है उसमें क्या वो मनोविश्लेषण विधि है। दूसरा ऑप्शन है साथियों क्या वो तुलनात्मक विधि हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन है क्या वो सांख्यिकी विधि हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है क्या वो विकासात्मक विधि हो सकती है क्या? तो बिल्कुल साथियों 4 ऑप्शन है, आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। एक बच्चे की अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ग्रोथ। दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इन दोनों के अध्ययन की सर्वाधिक उच्च कोटि की विधि कौन सी हो सकती है? देखिएगा साथियों, मनोविश्लेषण विधि की यदि मैं बात करता हूं तो यह विधि नहीं होगी, क्योंकि मनोविश्लेषण यदि आप सही कर रहे हो पहला ऑप्शन तो यह गलत होगा, क्योंकि मनोविश्लेषण विधि का जो संबंध है वो आपके सिगमंड फ्राइड से है। किससे है साथियों? सिगमंड फ्राइड से है। और सिगमंड फ्राइड की यदि मैं बात कर रहा हूं तो सिगमंड फ्राइड ने लगभग देखा जाए तो अचेतन मन को लेकर चर्चा की थी। कौन से मन को लेकर चर्चा की थी? अचेतन मन को लेकर चर्चा की थी। तो इससे यह पता चलता है कि यह अभिवृद्धि और विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर यदि आप तुलनात्मक विधि की बात करते हो तो यह भी नहीं होगी। अगर आप बी ऑप्शन को सही मानते हो तो यह भी आंसर आपका साथियों क्या है? गलत है। तुलनात्मक विधि 2 चरों पर आधारित है। कितने पर? 2 चर पर आधारित है। और यह जो होती है यह विधि केवल क्या होती है? सांख्यिकी पद्धति से ही इसका जुड़ाव रहा है। तो आपको यह भी पता पड़ गया होगा। तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया यहां? गलत। सांख्यिकी विधि में अगर देखा जाए थॉर्नडाइक ने कुछ नियमों के बारे में उल्लेखित किया था और सांख्यिकी पद्धति को विशेष रूप से लोकप्रिय बनाने का भी क्या किया? प्रयास किया था अपने बहुतत्व के बुद्धि के सिद्धांत को समझाने में। तब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो रहेगा विकासात्मक विधि है। और विकासात्मक विधि की यदि बात करें तो इसका जो संबंध है ये जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत से भी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत से भी है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा साथियों डी बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि विकास का संबंध किससे है? विकास का संबंध आपके अभिवृद्धि से भी है। किससे है? अभिवृद्धि से भी है। और साथ में इसका संबंध विकास की प्रक्रिया से भी है। किससे है? विकास की प्रक्रिया से भी है। इससे यह पता चलता है कि यह विकासात्मक एकमात्र विधि है जो सर्वाधिक क्या मानी गई? उत्तम विधि मानी गई बच्चों के विकास को लेकर। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और शिक्षक भर्ती की यदि मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं हम मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? अर्थात यह कथन किसने कहा? एक बार वापिस सुनिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है साथियों? एक विज्ञान है। यह कथन किसने दिया है? क्या जेम्स डेवन ने दिया है? क्या वाटसन ने दिया है? या स्किनर ने दिया है? या मैकडूगल ने दिया है? तो बिल्कुल
ये 4 आपके ऑप्शन है, विकल्प है, आप उत्तर तक पहुंचिएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यदि आप साथियों जेम्स डेवर जो दे रहे हैं, देखते हैं जेम्स डेवर देने वालों का ये कथन सही होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल ये कथन क्या होगा, गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना था। क्या माना था? मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है। तो एक तरह से मनोविज्ञान को क्या मान लिया? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। और वाटसन भी इस बात का समर्थन रहा है साथियों। और वाटसन अगर मानते हो तो यह कथन भी गलत होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? वाटसन ने तो क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। क्या है? सकारात्मक विज्ञान है। इससे यह पता चलता है कि यह जो ऊपर वाला कथन वाटसन का भी नहीं है। तो अब आप सोचिए कौन सा कथन हो सकता है। यदि आप स्किनर को मानते हो तो यह कथन बिल्कुल सही होगा आपका। क्यों होगा? स्किनर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा। क्या कहा? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा, आधारभूत विज्ञान। और शिक्षक की यदि बात करें, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण, तीनों से स्किनर का काफी निकट का संबंध है। इसने शिक्षा को लेकर भी बात की, अधिगम को लेकर भी बात की और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की। तो स्किनर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान का, और स्किनर वही व्यक्ति है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापक की तैयारी की आधारशिला भी बताया। तो बिल्कुल यहां सी आंसर आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और मैकडूगल कथन क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि मैकडूगल ने मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया? आचरण के रूप में। किसके रूप में साथियों? आचरण वे यथार्थ विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। मनोविज्ञान हमारे आचरण यथार्थ का क्या है? यथार्थ का विज्ञान है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी मैकडूगल ने। तो इस दृष्टि से मैकडूगल कथन भी क्या हो गया? गलत। तो आपके इस कथन को देने वाला जो व्यक्ति है वो केवल कौन है साथियों? स्किनर है। स्किनर का पूरा नाम यदि बात करें तो बिल्कुल स्किनर का पूरा नाम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर होता है। क्या होता है? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। और ये वही व्यक्ति है जिसने अधिगम में क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत को भी दिया था, अधिगम में सक्रिय क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी दिया था। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा कि आखिर स्किनर कथन क्यों सही हुआ। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। नैतिक विकास का संबंध है। सोचिएगा, नैतिक विकास का संबंध किससे बताया गया? क्या नैतिक विकास के बारे में जॉन डीवी ने उल्लेख किया? क्या नैतिक विकास के बारे में सिगमंड फ्राइड ने उल्लेख किया था? क्या नैतिक विकास के बारे में कोल जो ने उल्लेखित किया? या फिर मैं यूं कहूं, क्या नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग ने उल्लेखित किया? बिल्कुल 4 ऑप्शन है और 4 विकल्प है। आखिर नैतिक विकास को लेकर ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने नैतिक विकास को लेकर सर्वाधिक चर्चा की? यदि आप जॉन डीवी की यदि बात करते हो तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यह कथन गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? क्योंकि जॉन डीवी ने प्रकार्यवाद को लेकर कार्य किया था। किसको लेकर? प्रकार्यवाद को लेकर कार्य किया था। इसका मतलब जॉन डीवी का संबंध तो किससे हो गया साथियों? प्रकार्यवादी संप्रदाय से हो गया। किससे हो गया? प्रकार्यवाद संप्रदाय से हुआ। इसके बाद यदि आप आंसर यह मानते हो कि नैतिक विकास को लेकर सिगमंड फ्राइड ने कहा
तो ये आंसर भी आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने जो काम किया था वो मनोविश्लेषण पर किया था। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण को लेकर कार्य किया और मनोविश्लेषण में भी साथियों इसने अचेतन मन पर कार्य किया था। किसमें मन पर? अचेतन मन को सर्वाधिक गत्यात्मक मन बताया था। क्या बताया था? गत्यात्मक मन बताया था। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा, दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। यदि आप ये मान ले तो कि नैतिक विकास को लेकर यदि सी आंसर सही है तो यह आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, यह भी क्या हो गया, गलत। अब आप सोच रहे हैं कि यह आंसर क्यों गलत हुआ? क्योंकि कोल जुंग जो था साथी, ये कोल जुंग सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। सिगमंड फ्राइड का क्या है? सिगमंड फ्राइड का शिष्य है कोल जुंग। क्या है? इसका शिष्य है। और कोल जुंग ने केवल विश्लेषणवाद पर कार्य किया। किस पर किया था? विश्लेषणवाद पर कार्य किया। तो बिल्कुल आपको यह पता हो गया होगा आखिर आंसर क्या होगा। तो नैतिक विकास को लेकर कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके नैतिक विकास का संबंध कोलबर्ग से है। नैतिक विकास का संबंध किससे है? कोलबर्ग से है। यह कोलबर्ग वही है जिसने नैतिक विकास को समझाने के लिए नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 3 स्तर बताए। 3 स्तर कौन कौन से है कोलबर्ग के अनुसार? तो सबसे पहले यदि बात करें तो एक चीज आती है पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा आता है? पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो एक आता परंपरागत स्तर। क्या आता? परंपरागत स्तर। और तीसरे नंबर की यदि बात करें तो आता उत्तर परंपरागत स्तर। क्या आता? उत्तर परंपरागत स्तर। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर है और इन्हीं 3 स्तरों पर कोलबर्ग ने अपना नैतिक विकास के सिद्धांत का क्या किया साथियों? उल्लेख किया था। तो बिल्कुल आपको यह फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। आखिर नैतिक विकास को लेकर सर्वाधिक कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? कोलबर्ग था। इसके अलावा नैतिक विकास को लेकर और भी एक व्यक्ति ने कार्य किया जिसका नाम था जीन पियाजे। क्या नाम था साथियों? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास को लेकर कार्य किया था। नैतिक विकास को लेकर क्या किया? कार्य किया था। तो जीन पियाजे का संबंध भी नैतिक विकास से है और इसने 2 स्तर बताए और संज्ञानात्मक में 4 तरह की अवस्थाएं बताई। तो बिल्कुल आपको यहां बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। तो आपका डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। ये डी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, एक शब्द आया गेने शब्द। कौन सा शब्द आया साथियों? गेने शब्द आया। गेने के अनुसार अधिगम की कौन सी शर्त अधिगम की सोपान की नहीं है? गेने ने अपना सिद्धांत दिया था जिसे अधिगम की शर्तों का सिद्धांत भी कहते हैं, गेने की सोपानकी का सिद्धांत भी कहते हैं, गेने के स्टेप का सिद्धांत भी कहते हैं, गेने के पद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब गेने ने अपने सिद्धांत को जो समझाया उसमें से ऐसी कौन सी शर्त है इसमें जो गेने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यह सवाल पूछा जा रहा। क्या वो शर्त संकेत अधिगम हो सकती है? क्या वो शर्त व्यवहार अधिगम हो सकती है? क्या वो शर्त संप्रति अधिगम हो सकती है? क्या वो शर्त सिद्धांत अधिगम हो सकती है? कौन सी नहीं है पूछ रहा। तो बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने व्यक्ति सही तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। तो यदि साथियों आप पहला ऑप्शन मान के चल रहे हैं कि गेने के अनुसार अधिगम की कौन सी शर्त नहीं है, तो संकेत अधिगम की क्या मानी गई?
ये अधिगम की सबसे पहली शर्त मानी गई है। तो इसका मतलब नहीं पूछ रहा है तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं। तो ये संकेत जो अधिगम है साथियों, ये जो संकेत अधिगम है, ये संकेत अधिगम देखा जाए तो गेने की सोपानकी का प्रथम स्तर है। ये क्या है? प्रथम स्तर है, पहला स्तर है ये। और ये संकेत अधिगम किस पर आधारित है? ये संकेत अधिगम जो है ये पावलो के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है साथियों? पावलो के सिद्धांत पर आधारित, पावलो के सिद्धांत पर। और पावलो का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत है, उस पर यह संकेत अधिगम है। तो इसका मतलब यह आंसर क्या होगा? नहीं होगा। फिर यदि आप उत्तर देते हो व्यवहार अधिगम, देखते हैं कितने जने उत्तर सही पहुंच रहे हैं। तो व्यवहार अधिगम बिल्कुल क्या माना जाएगा? क्या सही माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। ये गेने की सोपानकी का सोपान नहीं है, शर्त नहीं है। तो व्यवहार अधिगम जो होता है, ये व्यवहार अधिगम जो है ये वाटसन पर आधारित है। वाटसन, इसका मतलब ये आंसर आपके क्या माना जाएगा? ये जो बी आंसर है साथियों, सही माना जाएगा। अब आप सोचो संपर्ती अधिगम क्यों सही नहीं माना गया? क्योंकि ये भी गेने की सोपानकी का क्या है? शर्त है। संपर्तीय जो होते हैं ये प्रशिक्षण पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? संपर्तीय अधिगम जो है ये आपके प्रशिक्षण पर आधारित है। इसके अलावा संपर्तीय अधिगम अनुभव पर आधारित है। अनुभव पर क्या है? आधारित है। यदि बच्चों को भौगोलिक मानचित्र का निरूपण करना है तो हम संपर्तीय अधिगम का ही प्रयोग करते हैं। और ऐसा भी कहा गया है, प्रत्यय जितने अधिक स्पष्ट होंगे, प्रत्यय उतना ही क्या रहेगा? प्रत्यय चिंतन उतना ही प्रभावी रहेगा। कॉन्सेप्ट उतना ही क्या होगा? क्लियर होगा। और तीसरा क्यों गलत हो गया? ये चौथे नंबर का क्यों गलत है? सिद्धांत अधिगम भी क्या है? गेने की सोपानकी का स्तर है। और यह सातवां स्तर है। कौन सा स्तर है? यह सप्तम स्तर है। सप्तम स्तर है, सप्तम। और जो कि तर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है। इसमें क्या होता है? यदि बच्चों की कोई समस्या समाधान करनी है तो कार्य और कारण दोनों में क्या बताया जाए? संबंध बताया जाए। कार्य और कारण में संबंध बताकर यदि कोई मनुष्य या प्राणी किसी भी समस्या का समाधान करता है तो उसका संबंध सिद्धांत अधिगम से होता है। तो यहां सवाल क्या पूछा गया? गेने के अनुसार अधिगम की कौन सी शर्त अधिगम में नहीं है? इसमें तो संकेत अधिगम तो है, व्यवहार अधिगम नहीं है, संपर्ती अधिगम भी है और सिद्धांत अधिगम भी है। इस दृष्टि से आपके व्यवहार अधिगम आंसर यहां निकलकर आया। एक्स्ट्रा आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि गेने ने अपने शर्तों के सिद्धांत में 8 शर्तें बताई थी। कितनी शर्तें बताई? 8। सबसे पहले संकेत अधिगम बताया, उसके बाद उसने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बताया, फिर श्रृंखला अधिगम बताया, फिर शाब्दिक अधिगम बताया, फिर बहुविभेदन अधिगम बताया, प्रत्यय अधिगम बताया, सिद्धांत अधिगम बताया और समस्या समाधान अधिगम बताया। इस तरह से अधिगम की शर्तों में 8 शर्तों का क्या किया? 8 शर्तों का उल्लेख किया, जिसके कारण इस सिद्धांत को गेने का शर्तों का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी पर इसने अधिगम की शर्तें या लर्निंग की कंडीशन नामक पुस्तक को भी इसने लिखा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 और किस चीज को लेकर बात कर रहा है देखिएगा। अधिगम में या अधिगम के संयोजनवाद सिद्धांत किसने दिया? सीखने में संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? बिल्कुल आप उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। सीखने में संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? क्या यह सिद्धांत रॉबर्ट गेने का है साथियों? क्या यह सिद्धांत जॉन डेवी का है? क्या यह सिद्धांत स्किनर का है? क्या यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो अधिगम में संयोजनवाद का सिद्धांत की यदि अपन बात कर रहे हैं, यदि आप
रॉबर्ट गेने दे रहे हो तो आंसर गलत है, क्योंकि रॉबर्ट गेने ने अधिगम की शर्तों का सिद्धांत दिया। क्या दिया? अधिगम की शर्तों का सिद्धांत दिया। तो इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्या संयोजनवाद का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया? तो संयोजनवाद का सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जॉन डीवी जो है ये तो अगर देखा जाए प्रकार्यवाद के बारे में उल्लेखित है, प्रकार्यवाद का उल्लेख करता है। इसके अलावा जॉन डीवी और क्या बताता है? जॉन डीवी जो है ये अपनी किताब हाउ वी थिंक, जॉन डीवी की किताब का क्या नाम है? हाउ वी थिंक। इस हाउ वी थिंक में इसने क्या किया? प्रकार्यवाद की घोषणा भी किए थे। यदि आप स्किनर मानते हो कि संयोजनवाद का सिद्धांत स्किनर ने दिया, तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि स्किनर का सिद्धांत जो है वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत का क्या है? सिद्धांत है। और इसी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को यांत्रिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को सक्रिय क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये स्किनर का जो है ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। अब आपको पता पड़ गया होगा आखिर संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक जो था जिसने संयोजनवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? ये संयोजनवाद का क्या दिया? सिद्धांत दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत जो कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या कहलाता है? उद्दीपक अनुक्रिया का क्या है? अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है, जिसे आप एसआर थ्योरी भी कहते हैं साथियों। इसी सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को अधिनायकवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी सिद्धांत को और देखा जाए तो इसको तत्परता का नियम, बहुत सारे नाम इसके आपने उल्लेखित किए होंगे या सुने होंगे। तो संयोजनवाद का जो संबंध होगा वो सदैव किससे होगा? थॉर्नडाइक से होगा। ये थॉर्नडाइक जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी है। थॉर्नडाइक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है? जनक भी है। इसके अलावा थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी है। प्रथम क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी है। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा कि संयोजनवाद का सिद्धांत जो दिया वो थॉर्नडाइक ने दिया, और ये संयोजनवाद का जो सिद्धांत दिया ये 1913 में दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। और शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंसी, इन दोनों पुस्तकों में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल संयोजनवाद जब भी पूछा जाए, हालांकि ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि संयोजनवाद का संबंध थॉर्नडाइक से है, या संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, जो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की यदि अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक शब्द है आपके उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ है। बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर सीधा सीधा आंसर नहीं पूछा जा रहा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ है क्या ऊंचाई प्राप्त करने से है, या निष्कर्ष निकालने से है, या फिर मानकता से है, या फिर प्राप्ति से। ये 4 ऑप्शन है। सोचिएगा और समझिएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का आखिर अर्थ क्या है। यदि आप अपने मानस पटल पर जोर डालोगे तो उत्तर तक पहुंचोगे। कैसे? यदि आप ये सोचते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा, यह उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत से पूछा हुआ सवाल है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत में से, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ ऊंचाई प्राप्त करना नहीं है। ऊंचाई प्राप्त करना उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं है, क्योंकि उपलब्धि का अर्थ तो क्या है? उपलब्धि का अर्थ है प्राप्ति। लेकिन ऊंचाई का क्या होता है? कोई अगर देखा जाए कोई वैधता का संबंध है क्या? नहीं है।
यदि आप सोचते हो निष्कर्ष निकालना, तो यह भी गलत है, क्योंकि निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन का अर्थ है। निष्कर्ष निकालना किसका अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ है। क्या है? मूल्यांकन का अर्थ है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना या फिर निर्णय लेना या फिर परीक्षण करना या फिर निरीक्षण करना, निरीक्षण, ये किसके अर्थ बताए गए? मूल्यांकन के। तो ये तो अर्थ किसका हो गया? मूल्यांकन का। यदि आप ये मानते हो मानक था, तो यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। इसका मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या हो गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ जो हुआ यह हो गया उत्कृष्टता। क्या हो गया? उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करने से है। उत्कृष्टता के मानकों को क्या करना साथियों? प्राप्त करना क्या कहलाती है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। यह उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है, अगर देखा जाए कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है यह डेविस के माध्यम से दिया गया। इसको लोकप्रिय एरिक्सन ने बनाया था। इसको लोकप्रिय किसने बनाया? एरिक्सन ने बनाया, और बाद में इसे वैज्ञानिक दिशा भी दी। अगर आप डी आंसर दे रहे हो तो यह आपका आंसर क्यों गलत है? क्योंकि यहां प्राप्ति का संबंध जो है वो निष्पत्ति से होता है साथियों। प्राप्ति का अर्थ क्या है? निष्पत्ति को प्राप्ति कहते हैं। निष्पत्ति को क्या कहते हैं? प्राप्ति कहते हैं। इसका मतलब प्राप्ति का संबंध किससे हो गया? निष्पत्ति से। तो आपका आंसर जो है साथियों, सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आपको यह पता पड़ गया होगा आखिर जो 3 ऑप्शन क्यों गलत हुए और एक ऑप्शन क्यों सही हुआ। तो बिल्कुल छठा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त है। किस अवस्था में संवेगों का दमन होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जहां संवेगों को, इमोशन को दबाया जाता है? तो संवेगों के दमन की कौन सी अवस्था होती है? क्या शैशवावस्था है? क्या बाल्यावस्था है? क्या इसे किशोरावस्था कहते हैं? या इसका संबंध सभी अवस्थाओं से है? आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि बच्चा सभी अवस्थाओं में संवेग तो दबाता है, लेकिन यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है? किस अवस्था में संवेगों को सर्वाधिक दबाने का प्रयास किया जाता है? तो सर्वाधिक की यदि बात करें, दबाया तो तीनों अवस्थाओं की यदि बात करें, लेकिन सर्वाधिक, लेकिन संवेगों का दमन, संवेगों का प्रबलन, संवेगों का विचलन वो अलग चीज है। यहां संवेगों का दमन की बात करें तो शेष अवस्था आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है, सही नहीं है। क्योंकि शेष अवस्था में संवेग क्या है? संवेगों के माध्यम से ही बच्चा अपनी भावना प्रदर्शित करता है या दबाता नहीं है। यहां संवेगों का क्या हो रहा साथियों? संवेगों का प्रदर्शन हो रहा है। इसका मतलब यहां दबाया नहीं जा रहा। शेषवावस्था में, इन्फेंसी एज में संवेगों का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप उत्तर बाल्यावस्था दे रहे हो तो यह आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। क्यों? बाल्यावस्था संवेगों के दमन का काल है। दमन का काल है। बाल्यावस्था को संवेगों के दमन का काल भी कहा गया। क्यों कहा गया? कई बार आपने देखा होगा टीचर ने बच्चों को डांटा, बच्चा घर आकर कुछ नहीं बोल रहा है और उससे पूछा जा रहा क्या हुआ? कि कुछ नहीं। इसका मतलब वो अपने संवेगों को उस टीचर के प्रति कुछ कहना तो चाह रहा है, उसका गुस्सा तो है, लेकिन वो संवेगों का क्या कर रहा है? दमन कर रहा है। तो बाल्यावस्था को संवेगों के दमन का काल कहा गया, चाइल्डहुड एज जो कहलाती है। यदि आप किशोरावस्था कहते हो तो ये संवेगों के दमन का काल नहीं होगा, क्योंकि संवेग प्रबल होते हैं। इस अवस्था में संवेग क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। कई बार किशोर के संवेग प्रबल होने से क्रोध या संवेग
उसकी जो दायरा है उससे भी क्या होता है, बाहर हो जाता है। और ये भी सभी कहते हो, तो यह आंसर भी क्या हो गया साथियों, गलत। तो बिल्कुल यहां जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो संवेगों के दमन का काल जो होता है वो बाल्यावस्था कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बिल्कुल आज सोच रहे होंगे कि कमेंट का जवाब दे रहे नहीं दे रहे, बिल्कुल आप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कीजिएगा, कमेंट वगैरह तो चलते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यानी कि एक टीचर जो टीचिंग एड या सहायक सामग्री का जो उपयोग कर रहा है टीचर, वो किसके लिए कर रहा है। पहला ऑप्शन है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, यानी कि छात्रों में शिक्षण की भावना उत्पन्न करने के लिए करता है। दूसरा ऑप्शन, क्या छात्रों को प्रभावित करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं इसलिए वो टीचिंग एड का प्रयोग करता है। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए ताकि छात्र उसके पाठ्यक्रम में रुचि ले सके, उसके शिक्षण में रुचि ले सके, इसके लिए। या डी ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा अब आपको सबसे उच्च कोटि का विकल्प कौन सा है उस पर आप जाओगे तो उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। देखिएगा एक टीचर जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर रहा है, टीचिंग एड का उपयोग करता है, तो छात्रों में शिक्षण की भावना उत्पन्न, भविष्य में वो भी टीचर बन सकते हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत है। यानी कि टीचर को देखकर ही तो बच्चा अनुकरण करता है, तो ये सामान्य तो बात सही है, लेकिन सबसे उच्च कोटि की बात ये नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पर, क्या मास्टर या टीचर बच्चा उससे प्रभावित हो इसके लिए कर रहा है। तो बच्चे को प्रभावित करना टीचर का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि बच्चे को प्रभावित करने के लिए करता हो, तो यह आंसर भी क्या हो गया, यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर यदि आप यह सोचते हो कि बच्चा एकाग्रचित बनाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए अगर सोचते हो, तो यह सामान्य बात हो सकती है कि एक टीचर अपनी टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग एड का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि बच्चा एकाग्रचित हो सकता है। तो एकाग्रचित होने के तो अन्य साधन भी है, तो इस दृष्टि से यह प्रभावित क्या है, उपयोगी नहीं है, इसलिए यह आंसर भी नहीं होगा। लेकिन एक टीचर के लिए शिक्षण सहायक सामग्री इसलिए उपयोगी है ताकि उसका शिक्षण जो वो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया जो कर रहा है वो क्या हो, प्रभावशाली हो, क्या हो, प्रभावशाली हो, इसलिए वो क्या करता है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या करता है, सामग्री का उपयोग। तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया होगा कि एक टीचर अपने शिक्षण को, अपने पढ़ाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया को, अध्यापन की शैली को और अपने शिक्षण को प्रभावी रखने के लिए क्या करता है, टीचिंग एड का प्रयोग करता है। तो डी आंसर क्या माना गया, बिल्कुल उच्च कोटि का माना गया। बाकी क्या है, सामान्य है, जिसके कारण ये आंसर क्या है, 3 जो आंसर है वो सही नहीं है। और चौथा जो है वो आंसर क्या माना गया, बिल्कुल क्या माना गया, सबसे उच्च कोटि का आंसर माना गया। तो आपको ये पता पड़ गया होगा आखिर 8वें का डी आंसर क्यों सही रहा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलायमान है सिरजी स्टडी सेंटर पर, देखिएगा, जो कि उदयपुर का है, जहां ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोई प्राणी एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर
कैसे सीख सकता है। यानी कि एक कोई प्राणी है, प्रभावशाली या प्रभावी तरीके से किसी हुनर को सीखना है, तो वो क्या करे कि वो हुनर को क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो नंबर 1, क्या वो अवलोकन करे या सुने या फिर पढ़े या फिर स्वयं करे। 4 ऑप्शन है। ये आपके जो राजस्थान के बाद अदर स्टेट में जो एग्जाम हुए वहां भी यह सवाल पूछा गया। क्वेश्चन को वापस समझिएगा। एक प्राणी या व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से कोई भी हुनर या कौशल, हुनर का मतलब क्या हो गया, कौशल, कौशल क्या कर रहा है, कौशल को सीखना है, तो वो क्या कर सकता है। क्या वो अवलोकन करे। अवलोकन का अर्थ क्या हो गया, निरीक्षण। अवलोकन क्या हो गया, देखिएगा साथियों, यदि आप कोई निरीक्षण करके आते हो तो ये जरूरी नहीं है कि देखने से ही आप में कौशल का निर्माण हो। मान लेते कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, या फिर ये कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, अब मुझे कोई व्यक्ति आकर देखकर जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें पढ़ाने का प्रभावशाली तरीका आए या नहीं भी आए, तो ये अवलोकन जो है ये हो नहीं सकता। इसका मतलब प्रभावकारी तरीके की बात हो रही है, तो प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए या उस कौशल को सीखने के लिए या उस हुनर को सीखने के लिए कौन सी चीज करनी चाहिए। तो अवलोकन तो होगा नहीं, क्योंकि अवलोकन को निरीक्षण भी कहते हैं और यह त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है यह त्रुटिपूर्ण। आप देख के गए, जरूरी थोड़ी आपको याद रहेगी सारी चीज। यदि आप शुद्धे की बात कर रहे हो, स्वर्ण की बात कर रहे हो, तो आपका स्वर्ण कौशल विकसित हो सकता है, लेकिन प्रभावशाली सीखने की तकनीकी विकसित नहीं हो सकती। तो यह भी क्या है, ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यदि आप पढ़ने की बात करते हो साथियों, तो पढ़ने की यदि बात कर रहे हो, तो अगर आप स्वयं पढ़ रहे हो या दूसरों के पढ़ाने के तरीके को देख रहे हो, तो पढ़कर भी उतना प्रभावशाली कौशल विकसित नहीं किया जा सकता। तो यह भी आंसर क्या है, नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज खुद करके देखते हो तो वो क्या होगी, प्रभावशाली होती है। तो बिल्कुल डी आंसर सही है। इसी वजह से मनोविज्ञान में बालक को करके सिखाया जाता, करके सिखाना। बालक को क्या किया जाता है कि बच्चे को खुद का हाथ पकड़ के टीचर भी उसे करवाता है। जब आप छोटे थे, आपके मदर या फादर ने भी अगर आपको कोई शब्द सिखाया होगा, किसी वर्ड को सिखाया होगा, तो हाथ पकड़कर आपने लिखना सीखा हुआ। वो लिख करके या स्वयं करके जब आप कोई चीज सीखते हो, वो क्या होती है, स्थायी होती है। वो क्या होती है साथियों, स्थायी होती है। तो बिल्कुल डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी सी, बी और ए जो भी आंसर दे रहे हो, ये 3 ऊपर के, वो गलत माने जाएंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक कोई प्राणी है, उसको प्रभावशाली तरीके से हुनर को सीखना है, तो वो स्वयं करके सीख सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कौन सा वातावरण शिशु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। वातावरण तो बहुत सारे, ऐसा कौन सा वातावरण है साथियों जो शिशु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यदि आप ये सोचते हैं कि शिशु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पहला विकल्प आंतरिक वातावरण, दूसरा विकल्प आर्थिक वातावरण, तीसरा विकल्प बाह्य वातावरण और चौथा विकल्प विद्यालय का वातावरण, दिमाग पर जोर डालिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। ऐसा कौन सा वातावरण है जो शिशु को सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि आप आंतरिक वातावरण दे रहे हो, तो यह आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। क्यों? आंतरिक वातावरण को यदि देखा जाए, आंतरिक वातावरण
का एक नाम क्या है? अंत्यकोशीय वातावरण भी कहते हैं, अंत्यकोशीय वातावरण। ये तो गर्भस्थ शिशु का वातावरण ही है, आंतरिक तो वैसे भी क्या है, उतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, शिशु के जन्म से पूर्व का वातावरण है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता, ये जन्म पूर्व वातावरण है, जन्म से पूर्व, गर्भस्थ वातावरण भी कहते हैं इसको। यदि आप ये सोचते हो आर्थिक, तो आर्थिक वातावरण भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि शिशु को आर्थिक, एक बात बताइए, एक शिशु के सामने आप खूब सारा क्या रखो, धन रखो, तो वो अर्थव्यवस्था या आर्थिक रुपए वाला वातावरण उसे प्रभावित नहीं कर सकता। हो सकता है उसके लिए सभी वस्तुएं क्या है, समान है, क्योंकि वो उतना नहीं सोच पा रहा। तो आर्थिक वातावरण भी आंसर क्या है, गलत है साथियों। यदि आप आंसर देते हो बाह्य वातावरण, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि जैसे ही गर्भस्थ शिशु बाह्य वातावरण में आता है, तो वो सर्वाधिक समायोजन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस बाह्य वातावरण में क्या करता है, सर्वाधिक समायोजन करने का क्या करता है, समायोजन का प्रयास करता है। तो सर्वाधिक समायोजन करने का प्रयास करने के कारण यह शिशु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यह क्या करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया कि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो वातावरण है वो क्या है, बाह्य वातावरण है। और विद्यालय की यदि बात कर रहे हो, तो ये तो शिशु की बात नहीं है, तो बालक की बात हो रही है, और बालक की में भी क्या, बाल्यावस्था की बात हो रही। तो बिल्कुल ये आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे साथियों कि आखिर कौन सा वातावरण शिशु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो बाह्य वातावरण सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य के दो भाग हैं, एक तो भौतिक होता है, एक सांस्कृतिक होता है। बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, शब्द है संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, उक्त कथन का संबंध है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? क्या यह कथन मानसिक विकास से है? क्या यह कथन शारीरिक विकास से है? क्या यह कथन सामाजिक विकास से है? क्या यह कथन नैतिक विकास से है? तो सोचिएगा। पहले तो ये देखो, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम क्या है, सीढ़ी है। यह कथन कहने वाला विलियम जेम्स है। कौन है साथियों, विलियम जेम्स। ये डिट में सवाल पूछा हुआ है, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा, विलियम जेम्स ने कहा। तो विलियम जेम्स जो था, जो कि प्रकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित रहा, तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया कि विलियम जेम्स प्रकार्यवादी संप्रदाय से है। तो प्रकार्यवाद जो कहता है, ये क्या कहता है कि प्रकार्यवाद जो कहता है वो आपके मानसिक विकास को लेकर कहता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो गया, ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। और शारीरिक विकास अगर आप उत्तर देते तो यह आंसर गलत है, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं का, शारीरिक या गामक क्रियाओं के बारे में जो बात कही थी वो जीन पियाजे ने कही थी। और सामाजिक विकास को लेकर जुंग को काफी योगदान रहा है। इसके अलावा और यदि देखते हैं तो सामाजिक विकास को लेकर और भी कई व्यक्तियों ने कार्य किए, और नैतिक विकास का जो संबंध है वो कोलबर्ग से है। तो बिल्कुल आंसर सीधा सा आ गया, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है इस कथन का संबंध। क्योंकि संवेदना जो होती है वो किससे होती है, आप किसी भावनाओं को समझते हो, सोचते हो उसके बारे में, वो किसके द्वारा सोचते हो,
मानसिक प्रक्रिया के द्वारा। और मानसिक प्रक्रिया का एक नाम क्या दिया गया? मानसिक प्रक्रिया को बौद्धिक प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा कि संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, इसका जो संबंध है वो मानसिक प्रक्रिया से रहेगा या मानसिक विकास से रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता संभवतः आगामी भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछ लिया भी जाए या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जैविक कारकों को निकाय कौन सी नहीं है? जैविक कारकों की कौन सी निकाय नहीं है, कौन सी संस्था नहीं है जो जैविक कारकों को लेकर बात कर रही है? देखिएगा, यहां जैविक कारक के बारे में बात की जा रही है कि जैविक कारकों को निकाय कौन सी नहीं करती। तो बिल्कुल समानता, भिन्नता, प्रत्यागमनता या प्रेरकता। अब इस प्रश्न के उत्तर तक यदि आपको पहुंचना है तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। कैसे? मैं बात कर रहा हूं जैविक कारक की। किसकी बात कर रहा हूं? जैविक कारक की। और जैविक कारक का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से। किससे है साथियों? वंशानुक्रम से अथवा अनुवांशिकता से। वंशानुक्रम मतलब अनुवांशिकता से है। अब यह सवाल वंशानुक्रम से आया हुआ। आखिर जैविक कारक अर्थात वंशानुक्रम से संबंधित जो निकाय है, निकाय का मतलब होता है यहां संसाधन, संस्थाएं या वो वंशानुक्रम के सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो समानता का नियम है, बिल्कुल भिन्नता का नियम भी है और प्रत्यागमन का नियम भी है। ये तीन है किससे? वंशानुक्रम से। लेकिन प्रेरकता जो है तो नहीं पूछ रहा, यहां नहीं शब्द पूछ रहा है। तो ये तीनों तो है, लेकिन प्रेरकता जो है वो अभिप्रेरणा अर्थात मैकडूगल से है। मैकडूगल का प्रेरकीय सिद्धांत से है। तो ये डी आंसर क्या होगा? सही होगा। ये जैविकीय साधन नहीं है, ये जैविकी निकाय नहीं है, जैविक निकाय नहीं है। तो ये बिल्कुल वंशानुक्रम को यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इस उत्तर तक पहुंच सकते हो, अन्यथा इस उत्तर तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। तो बिल्कुल जैविक कारकों का निकाय कौन सी नहीं है? तो प्रेरकता या प्रेरकीय भी बोल सकते हैं इसको, प्रेरकीय या परकीय भी कहा गया कई जगह। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता क्वेश्चन नंबर 13। विकास एक सतत और धीमा प्रक्रिया है। विकास क्या है? सतत चलता है, निरंतर चलता है, लेकिन धीमे धीमे चलता रहता है। हो सकता है विकास की प्रक्रिया धीरे चल रही हो। तो यह कथन किसने कहा? क्या हर्लोक ने कहा, क्या रोस ने कहा, क्या किलपैट्रिक ने कहा या जीन पियाजे ने कहा? बिल्कुल 4 विकल्प आपके सामने हैं। 4 क्या है? विकल्प है। और अब आप उत्तर तक कैसे पहुंचते हो? देखिए, सोचिए। बात मैं कर रहा हूं विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया, यह कथन यदि अपन डी ऑप्शन को मानते हैं, अब नीचे से ऊपर की ओर लेकर चलते हैं, जीन पियाजे को यदि आप मानते हो तो जीन पियाजे ने यह कथन नहीं कहा है। अब आप सोच रहे हैं तो जीन पियाजे ने कौन सा कथन कहा? तो जीन पियाजे ने जो कथन कहा है साथियों, वो कथन कहा है कि यदि सीखने का आदर्श और सिद्धांतों के निर्माण का काल जो है वो जो होता है कि किशोरावस्था
सिद्धांतों निर्माण की अवस्था है। तो जीन पियाजे ने क्या कहा, सिद्धांतों वे निर्माण की अवस्था को लेकर बात कही, और वो किसके लिए कही थी? तो सिद्धांतों निर्माण की अवस्था को लेकर कथन जीन पियाजे ने कहा, किल प्रैक्टिस ने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल बताया। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। तो इसका मतलब यह किल प्रैक्टिस का भी कथन नहीं है। और किल प्रैक्टिस ने देखा जाए बाल्यावस्था को प्रतिध्वन्यात्मक काल भी कहा। बाल्यावस्था को क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिध्वन्यात्मक काल है। प्रतिध्वन्यात्मक सामाजिकरण का काल है, तो किल प्रैक्टिस ने दो कथन के, दोनों कथन क्या ये ऊपर वाले कथन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये दोनों ही आंसर क्या हो गया साथियों? ये गलत हो गए। यदि आप रोस कहते हो तो रोस ने बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल कहा, तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था परिपक्वता का काल है, परिपक्वता का काल। तो रोस ने क्या कहा? बाल्यावस्था को परिपक्वता का क्या मान लिया? काल मान लिया। तो ये रोस का कथन भी नहीं है। तो बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकास सतत प्रक्रिया, ये किसने कहा? ये हर्लोक ने कहा कि विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है साथियों? हर्लोक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता हो गया 13 का आंसर हर्लोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 और किन तथ्यों को लेकर बात कर रहा है देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मस्तबोधमुखी से है? इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, यही आंसर छिपा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मस्तबोधमुखी से है या मस्तबोधमुखी प्रक्रिया से है? देखिएगा, क्या सिर से हस्त की ओर प्रक्रिया से है? क्या हस्त से पैर की ओर प्रक्रिया से है? क्या सिर से वर्तुलाकार की प्रक्रिया की ओर है? क्या सिर से पैर की ओर से है? सिर से पैर की ओर। देखिएगा, किसका संबंध मस्तबोधमुखी से है? बिल्कुल ये विकास के सिद्धांत से सवाल पूछा गया, विकास के सिद्धांत से। और विकास के सिद्धांतों की यदि बात करें तो यह सवाल विकास की दिशा के सिद्धांत से पूछा गया। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत से यह सवाल पूछा गया। और विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है? विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास एक क्या होता है? निश्चित दिशा में होता है। और निश्चित दिशा में जो विकास होता है उसे क्या कहा गया? उसे मस्तबोधमुखी कहा गया। मस्तबोधमुखी विकास एक निश्चित दिशा में होता है, जिसे क्या कहा गया? मस्तबोधमुखी कहा गया। और मस्तबोधमुखी का जो संबंध होता है वो होता है सिर से पैर की दिशा की ओर। तो सिर से पैर की दिशा की ओर मस्तबोधमुखी का अर्थ है। तो बिल्कुल यहां सिर से पैर की दिशा की ओर क्या है? यह डी आंसर क्या हो गया? बिल्कुल साथियों आपका डी आंसर सही हो गया। बाकी तीनों ऊपर के क्या हो गए? गलत हो गए। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर निम्नलिखित में से किसका संबंध मस्तबोधमुखी प्रक्रिया से है। तो इसमें विकास की दिशा में प्रत्येक बालक, किसी भी प्राणी का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, जिसे सिर से पैर की दिशा की ओर माना गया।
और इसे हम मसबोधमुखी कहते हैं। और मसबोधमुखी का अर्थ क्या है? सिर से पैर की दिशा की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। वंशानुक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? या वंशानुक्रम के सिद्धांतों की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो बिल्कुल यहां प्रत्यागमन, प्रतिगमन, वर्ण संकर और समानता का नियम, ये 4 सिद्धांतों का यहां उल्लेख हो रहा। तो वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन की यदि बात करें तो बिल्कुल यह वंशानुक्रम का सिद्धांत होगा। यह नहीं पूछ रहा है प्रत्यागमन वंशानुक्रम का सिद्धांत है। प्रत्यागमन का अर्थ क्या होता है? प्रत्यागमन का अर्थ है बिल्कुल विपरीत होना, विपरीत होने से है, होने से। प्रत्यागमन का अर्थ क्या है? बिल्कुल विपरीत होना क्या कहलाता? प्रत्यागमन कहलाता है। जैसे माता पिता इंटेलिजेंट है और बच्चा बिल्कुल कमजोर है, मंद बुद्धि, तो वो क्या है? प्रत्यागमन। माता पिता एकदम, उनका चेहरा क्या है? बिल्कुल व्हाइट है और बच्चा जो है एकदम ब्लैक है, तो ये क्या है? प्रत्यागमन। यदि अपन बात करते हैं कि माता पिता उदारवादी प्रवृत्ति के और बच्चा उग्रवादी प्रवृत्ति का है, यह प्रत्यागमन है। तो यह वंशानुक्रम का नियम है। तो इसका मतलब यह नहीं पूछ रहा है, इसलिए यह आंसर क्या है? आंसर यह सही नहीं माना गया ऑप्शन। यदि आप प्रतिगमन की बात करें तो प्रतिगमन का अर्थ होता पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटने से, लौटने से। और पीछे की ओर लौटना समायोजन की युक्ति है। क्या है? समायोजन की युक्ति है। और यह समायोजन की युक्ति कौन सी है? यह प्रक्षेपी है। कौन सी है? तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा। उत्तर क्या होगा? प्रतिगमन का संबंध वंशानुक्रम के सिद्धांतों से नहीं है। वर्ण संकर का नियम मेंडल का है, जिसे शुद्ध वर्ण का नियम भी कहते हैं। समानता का नियम सोरेनसन का है और यह भी वंशानुक्रम से संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित है। तो आपको आंसर तक पहुंचाना था, बिल्कुल आंसर तक पहुंच गए होंगे। आखिर समानता का नियम जो कि सोरेनसन के द्वारा दिया, जैसे माता पिता वैसे संतान का होना क्या कहलाता है? समानता का नियम कहलाता है। तो बिल्कुल ये जो 3 है, एक तो समानता, वर्ण संकर और प्रत्यागमन, ये तीनों वंशानुक्रम से है। लेकिन ये प्रतिगमन जो है, वो जो है, ये बी जो ऑप्शन है, ये जो है, ये आपके समायोजन से। बिल्कुल आप क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, अब थोड़ी सी आपसे भी बात कर लेता हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज बिल्कुल सर ने क्या है बात नहीं की, क्योंकि बीच में बात करने से प्रश्न के क्रम में आनंद नहीं आता। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने जो भी कमेंट दिए होंगे, मैं उसका उत्तर नहीं दिया मैंने। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर आपके कमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल बहुत सारे लोग उन्हें बहुत सारे कमेंट दिए हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है, सदैव खुश रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइएगा। अब मैं आपके प्रश्नों के साथ आपसे बातचीत भी करते हुए, क्योंकि आप आज का जो चल रही है प्रश्नोत्तरी की दौर, उस तक पहुंचने वाले हो समापन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विकास में वृद्धि से अभिप्राय है। विकास के अंदर जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उससे क्या तात्पर्य है? क्या वो ज्ञान में वृद्धि होता है? क्या वो संवेग में वृद्धि होता है? क्या वो वजन में वृद्धि होता है?
क्या वो आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि है। ये 4 ऑप्शन और 4 विकल्प आपके सामने, देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। विकास में वृद्धि से अभिप्राय, देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर दे रहे हैं। वजन में वृद्धि दे रहे हैं, कौन दे रहे? राजकुमारी, वजन। चलो देखते हैं क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, फटाफट दीजिएगा। चलो, विकास में वृद्धि से अभिप्राय, यदि ज्ञान की वृद्धि कर रहे हो तो क्या है? मानसिकता से संबंधित है, और जहां मानसिकता है उसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध किससे है? विकास से है। यहां विकास में वृद्धि से अभिप्राय पूछा जा रहा है, बहुत ही गहनता के साथ सवाल पूछा गया, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लगता है उत्तर तक पहुंचने में। तो ये पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये सी ऑप्शन भी दे रहे हैं कुछ लोग, वृद्धि मानना बताना है। यहां वृद्धि का अर्थ पूछा जा रहा है, यहां किसका अर्थ पूछा जा रहा है? वृद्धि का अर्थ पूछा जा रहा है। यदि आप संवेग की बात करोगे तो यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि संवेग का संबंध किससे है? विकास से है ये भी, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि वजन, अब आप वजन की यदि बात करते हो तो हो सकता है आप केवल शारीरिक वजन को लेकर आप बात कर रहे हो, केवल शारीरिक वजन को लेकर बात कर रहे हो। कई बार संवेगों में, भाषा के विकास में भी वजनों की बात होती है। तो जहां ये दोनों तथ्य जुड़ते तो ये भी आंसर क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो सी आंसर जो भी मेरे साथ दे रहे हैं वो आंसर गलत है साथियों। अभिवृद्धि का संबंध आकार से है, आप में कोई ना कोई समझ और कौशल, क्योंकि अभिवृद्धि केवल शारीरिकता से नहीं है। यहां विकास में वृद्धि का अर्थ पूछा जा रहा है, विकास के अंदर पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? आकार भी हो गया, सोच भी होगी, समझ भी होगी और कौशल भी हो गया। तो विकास में जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आकार का संबंध जो कि शारीरिकता से भी आ गया, सोच का संबंध भी आ गया, समझ का संबंध भी आ गया, और इन तीनों का क्या हो गया? कौशलों का विकास हो गया। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी आंसर क्या? सही। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर दे रहे हैं। किसका पूछना? चलो इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक कौन सी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या दौड़ना है, चिंतन है, खेलना है, या सभी है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया? संज्ञानात्मकता का संबंध किससे है? कि संज्ञानात्मकता का संबंध जीन प्याजे से। किससे है? जीन प्याजे से। और संज्ञान का अर्थ क्या है साथियों? संज्ञान का अर्थ है जानना, और जानते किससे हो? आप बुद्धि से जानते हो, और बुद्धि से कैसे जानते हो? विचार या चिंतन के द्वारा। अब ये सोचिए यहां कोई शब्द है? बिल्कुल चिंतन शब्द आ गया, तो आंसर क्या हो गया? यहां बी आंसर बिल्कुल सही है। जो भी बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। सोचिएगा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध चिंतन से होता है, खेलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो बी आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। हाँ, ये जो बी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 18।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। फटाफट उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का बीजावस्था का संबंध है 0 से 2 सप्ताह, जन्मजात 8 से 10 सप्ताह या 10 से 12 सप्ताह। बीजावस्था की यदि अपन बात करते हैं तो बीजावस्था का जो संबंध होता है जो कि किससे होता है, 10 से 12 सप्ताह बिल्कुल नहीं होगा। नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, देखते कौन कौन क्या उत्तर दे रहा है। कई लोग बी दे रहे हैं। यदि आप 8 से 10 सप्ताह की बात कर रहे हैं तो यह भी आंसर क्या होगा साथियों, नहीं होगा। यदि आप ये सोचते हैं कि जन्मजात को बीजावस्था से संबंधित है तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि 2 सप्ताह का संबंध बीजावस्था से है और इसे ही हम क्या कहते हैं, नवजात अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नवजात अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप ये समझ गए होंगे कि बीजावस्था का संबंध किससे है। बीजावस्था का जो संबंध है ये 0 से 2 सप्ताह की अवस्था से रहता है। तो बिल्कुल ये जो ए आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। जो भी ये दे रहे हैं बिल्कुल ए का भी जन्म दिए, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 काफी महत्वपूर्ण है। स्मार्टता की बात हो रही है। स्मार्ट एज का संबंध आपने देखा होगा, शारीरिक सौंदर्य की बात हो रही है। स्मार्ट एज का संबंध क्या इन्फेंसी एज से रहता है, क्या स्मार्ट एज का संबंध किशोरावस्था से रहता है, क्या स्मार्ट एज का संबंध युवा अवस्था से रहता है, क्या स्मार्ट एज का संबंध चाइल्डहुड एज से रहता है या बाल्यावस्था से रहता है। यदि आप स्मार्ट एज की बात कर रहे हो तो ये मान के चलिएगा स्मार्ट एज का जो संबंध है वो शैशव अवस्था से नहीं है, क्योंकि शैशव अवस्था में शिशु जो होता है उसके माता पिता उसे क्या करते हैं, स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं, बाकी वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। तो शैशव अवस्था आंसर नहीं होगा। काफी लोग किशोरावस्था को भी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। किशोरावस्था जो होती है इसको स्मार्ट एज नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है कि किशोरावस्था को यदि देखा जाए तो किशोरावस्था को भ्रमण की अवस्था कहा गया है। इसमें किशोर क्या भ्रमण करने के बारे में, या फिर हम यूं कह सकते हैं इसे वीर पूजा का काल भी कहा गया। और युवा अवस्था को मानते ये भी गलत है और किशोरावस्था भी गलत है। स्मार्ट एज जो होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा गया। वो स्मार्ट तरीके से किसी कार्य को करना चाहता है ताकि लोग उसे शाबाशी दे। इसलिए इस अवस्था को यदि हम कहते हैं तो शर्म व गर्व की अवस्था भी कहा गया, जिसका संबंध किससे है, बाल्यावस्था से है। तो बिल्कुल डी आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही माना जाए। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया, पूछा जा सकता है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से हुई, 1879 से या 1979 से या 1891 से या 1930 से। देखिएगा 4 विकल्प है आपके सामने। भारत में बाल विकास के अध्ययन की यदि अपन बात करते हैं तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की यदि आप पहला ऑप्शन मानते हो तो यह गलत है, क्योंकि यह मनोविज्ञान की, विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। कहां पर हुई थी, जर्मनी में हुई थी। किस शहर में हुई थी, लिप्जिंग शहर में हुई थी। तो बिल्कुल आपको पता हो गया कि 1879 क्यों गलत है, क्योंकि यहां बाल विकास को लेकर बात नहीं हुई, यहां विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को लेकर बात हुई। यदि आप उत्तर 1979 1979 देते हो तो यह भी क्या हो गया, गलत।
क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की शुरुआत हुई थी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पर्सन। बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके साथ साथ। तो 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की क्या हुई, शुरुआत हुई। और अगर आप 1891 दे रहे हो 1891, ये भी गलत है, क्योंकि 1891 में यदि देखा जाए तो विलियम जेम्स, जिसने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी और 1891 में प्रकार्यवाद को लेकर चर्चा हुई थी, प्रकार्यवाद को लेकर। और 1930 में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब से हुई? 1930। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल। अगर यही सवाल 1930 में और क्या हुआ था, तो यदि 1930 की यदि बात करें तो बिल्कुल 1930 के अंदर यदि अपन वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें तो वो भी 1930 में निर्मित हुआ था। और 1830 की बात करें तो लुई ब्रेल के द्वारा ब्रेल पद्धति का निर्माण हुआ। तो बिल्कुल भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत जो हुई वो 1930 में मानी गई। डी आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल साथियों, आज के सेशन में जो 20 क्वेश्चन अपन लेकर आए थे वो काफी मार्मिक है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप निरंतर ध्यान रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। सिरजी स्टडी सेंटर पर फिर नए प्रश्नों के साथ मैं सिकवाल सर